टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। जैसे कि आपको पता है कि हमारा सीसेट एंड इकोनॉमिक्स का फ्री बैच चल रहा है। और आज हमारा इकोनॉमिक्स में लेक्चर नंबर 26 है, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 12 रमेश सिंह का पूरा फिनिश कर चुके होंगे। ओके। और इफ अगर आपको काफी चीजें और भी डिटेल में जाननी है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखिएगा। और मैं इसमें रमेश सिंह बुक फॉलो कर रहा हूँ, बट जरूरी नहीं है कि आप रमेश सिंह बुक ही फॉलो करें। आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब में टॉपिक सेम होता है। तो आप यहाँ से टॉपिक को समझ लीजिए, अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा जिस भी चीज को आप फॉलो कर रहे हैं। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर इकोनॉमिक्स का। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके चलिए। आज इस लेक्चर में हम सिंपल बस चैप्टर नंबर 12 को फिनिश कर देंगे, जो कि बचे हुए टॉपिक्स है। फिर हम कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कितने मिनट का होता है। डजेंट मैटर कि ये 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट कितने का भी हो। सिंपल इसको इसी में फिनिश करना है, क्योंकि नए चैप्टर के लिए नया शुरुआत करेंगे। चलिए। देखो, कल मैं आपको बेसल अकॉर्ड वगैरह ये सारी चीजें बता चुका था। ठीक। स्क्रीन दिख रही है? क्योंकि यार बीच में कॉल आ गया, मुझे लग रहा है कि इसमें बीच में स्क्रीन का कोई इशू तो नहीं हो जाए। सर स्क्रीन इज विजिबल सर। ओके ओके, स्क्रीन अगर विजिबल है तो नो इशू। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि बीच बीच में कॉल आ जाती है कई बार। अच्छा, यहाँ पे मैं एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बता देता हूँ हल्का सा। देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन ये आपको पता भी होगा, मैं स्टार्टिंग से बताता हुआ भी आ रहा हूँ। कुछ छोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं, बाकी तो फिनिश हो गया। फाइनेंशियल। और अगर कोई टॉपिक कुछ भी अगर बच भी जाता है तो मैं मिसक्लीनियस एक लेक्चर लूंगा, तो उसमें मैं कवर भी कर दूंगा हर एक चीज का। उसमें टॉपिक तो हम कोई भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इफ इन केस अगर छूट जाता है कभी कभार गलती से कुछ भी, मिसक्लेनियस लेक्चर लेके हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि इंक्लूड करना फाइनेंशियली। ठीक है, अब फाइनेंशियली इंक्लूड करना किसको? जो लोग हैं। लोग कौन? जो कि सर गांव वगैरह में रह रहे हैं, ये जो कि इन सब चीजों से एकदम जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है, उन लोगों को हमें फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में इंक्लूड करना है। अब हाउ वी कैन इंक्लूड, और क्यों हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं, व्हाट इज द मतलब जस्ट लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूजन। देखिए, सबसे पहली बात कि जस्ट लाइक जैसे अगर रूरल पीपल है, रूरल पीपल के साथ अभी वो क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे थे। दिक्कत ये फेस कर रहे थे कि जस्ट लाइक जैसे वो एमजी नरेगा में कोई काम कर रहे हैं, तो कई बार लोगों को पेमेंट नहीं मिल पाता था। सरकार की तरफ से पेमेंट आ गया है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। ठीक। और कई बार क्या हो जाता था कि उनका जो पैसा था वो अपने पास रखते थे। मान लीजिए कि वो चोरी हो गया, कुछ हो गया, अगर बैंक में रखेंगे तो उनका क्या होगा, पैसे पे उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा, प्लस चीजें और ज्यादा एक्सेसिबल होंगी, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी में आपको इजी इजी चीजें हो गई है ना काफी ज्यादा। मतलब मान लीजिए कि आपको अगर कहीं पे पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो आप सीधा बैंक में जाते थे पहले। बैंक में जाएंगे, बैंक में आप लाइन में लगेंगे, फिर आप अपना फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद तमाम चीजें करेंगे। ठीक, इस तरीके से होता था। अच्छा, ये बताइए, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक। तो कई बार ये सारी चीजों में कई बार बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती थी, तो अब क्या करा कि हम अब इनको इंक्लूड करने के लिए गवर्नमेंट भी इनको प्रोत्साहित कर रही है। क्यों? क्योंकि ताकि ये गौर मतलब ये जो पीपल हैं ये बैंक से जुड़े, बैंक से कनेक्टिविटी करें। बैंक से कनेक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा कि सर इनका एक अकाउंट होगा तो क्या होगा, जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, अगर कुछ भी आना है तो वो गवर्नमेंट के खाते में जाएगा सीधा सीधा। ठीक। तो अगर जस्ट लाइक जैसे मेरे को एक्चुअल में पूरा ध्यान नहीं आ रहा है स्टेटमेंट, राजीव गांधी जी ने भी बोला था कि अगर 1 रुपया यानी कि 1 रुपीज अगर गवर्नमेंट दे रही है, तो लोगों पे सिर्फ 16 पैसे के आसपास पहुंच रहे हैं। बाकी का जो बीच में है वो सारा करप्शन वगैरह में चला जाता था। तो इसलिए अब क्या कि अगर कोई गवर्नमेंट सीधा सीधा अगर कुछ पैसा भेजती है, सब्सिडी या कुछ भी A to Z, तो वो सीधा अब किसके अकाउंट में जाएगा? वो एक रूरल आदमी के अकाउंट में जाएगा, जिसको ये सारी चीजें पहले नहीं मिलती थी। ठीक। अब
अब लोगों का बैंक से जुड़ने के अलग भी फायदे हो सकते हैं। क्या फायदे हो सकते हैं सर? उनको अगर कभी भी लोन की जरूरत पड़ेगी या उनको एग्रीकल्चर वगैरह के लिए कुछ भी, तो सीधा जाके सीधा किससे ले सकते हैं? वो बैंक के पास जाके कांटेक्ट करेंगे और वहां से अपना लोन भी ले सकते हैं, अपने एक लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर वे में करने के लिए। लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बेटर हो जाएगा सर? एग्रीकल्चर में करेंगे, एग्रीकल्चर में वो पैसा लगाएंगे, थोड़ा सा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो उनको कुछ थोड़ी बहुत इनकम होगी, तो वो बैंक का भी रिटर्न कर देंगे, अपने पास भी कुछ बचा के रख लेंगे। ठीक, तो इसलिए हमें उनको इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको पता है कि जो ये अभी मोदी एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है, तो उन्होंने एक स्कीम भी लेके आए थे, प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएम प्रधानमंत्री जन धन योजना, जेडीवाई। ये क्या है कि ये इन्होंने क्या करा था, ये जीरो रुपीज से अकाउंट खुलवाया था सब लोगों का। और ये अगर आप देखेंगे तो इसने रिकॉर्ड भी बनाया, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अकाउंट खुल गए थे इसके अंदर में। ठीक, मेरे को एक्चुअल में नंबर फिगर्स ध्यान नहीं आ रहे हैं, बट हाँ सबसे ज्यादा अकाउंट इसके खुल गए थे प्रधानमंत्री, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया था 23 अगस्त 2014 में, क्योंकि इतने ज्यादा अकाउंट इसके अंदर में खुल चुके थे। ओके, तो ये काफी सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। ये क्या कराते हैं भाई साहब? ये यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी, किसकी? बैंकिंग की, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी बैंकिंग की। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है पैसे उसे निकालने, सीधे जाके आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, अब क्या होगा कि जस्ट लाइक इंश्योरेंस वाली चीजें भी हो जाएंगी, कि एक पर्सन की इंश्योर्ड लाइफ हो जाएगी। ठीक, इंश्योरेंस वगैरह ले लेंगे तो सारी चीजें अच्छे से चलेंगी, प्लस वो बेनिफिशियल हो जाएंगे किसके? डेबिट कार्ड वगैरह से। अगर उनको कभी भी कुछ भी पैसे की जरूरत पड़ जाती है इमरजेंसी, तो उनको सिर्फ ये नहीं देखना है कि भाई साहब मेरे को 4 बजे तक बैंक में जाना है, फिर उसके बाद वो बंद हो जाएगी ये सारी चीजें। बट उसके बाद अगर इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाए तो उनके पास डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड से सीधा जाके अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजों को मतलब एकदम अच्छे तरीके से कराने के लिए हमने क्या करा, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन करा रहे हैं, जिससे कि लोगों को किससे जोड़ा जाए? बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए और उनको लिटरेट बना जाए, मतलब बैंकिंग के लिए उनको पढ़ाया लिखा जाए, एजुकेट करा जाए। ठीक, अवेयरनेस करी जाए कि ये किस तरीके से आपको चीज हेल्प कर सकती है। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसमें देखो, अब बैंक के साथ ये सारी चीजें जुड़ गई, अब इसी के साथ गवर्नमेंट ने क्या करा है? गवर्नमेंट ने फिर जैसे ही ये हुआ तो गवर्नमेंट एक मुद्रा योजना लेके भी आई। मुद्रा योजना, मुद्रा क्या है ये? मुद्रा ये क्या है कि ये जो एमएसएमईज होते हैं, एमएसएमई मीडियम स्मॉल एंड वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो इनके लिए ये एक लोन फैसिलिटी भी इन्होंने दी। लोन फैसिलिटी क्या दी इनके लिए? कि इफ अगर आप कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना जा रहे हैं, तो इन्होंने इस मुद्रा को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। एक है शिशु, एक है तरुण, वो एक है किशोर, और एक है तरुण। ये क्या है बेसिकली? ये एक है तरुण, यानी कि ये जो है ये एकदम शिशु, यानी कि शिशु का मतलब क्या है कि जो बच्चा होता है एकदम नवजात शिशु, नवजात बच्चा जो कि जस्ट अभी पैदा हुआ हो। तो जस्ट लाइक सेम वैसे ही इसमें कि जिसको अभी रिसेंटली में बिजनेस चालू करना हो। ठीक, तो उस टाइम पे, मैं उस टाइम के बता रहा हूँ क्योंकि अभी ये चीजें चेंज कर दी गई हैं, ध्यान रखना। अभी जो चेंज करा गया है पैसे में वो भी अभी आपको बता देंगे। तो उस टाइम पे 50,000 रुपीज दिए जाते थे। किशोर यानी कि आपका बिजनेस पहले से ही चालू है, बीच में कोई दिक्कत आ गई है, तो तब आपको 5 लाख रुपीज का सपोर्ट दे दिया जाता था बैंक के द्वारा, आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन करके। तरुण यानी कि आपका बिजनेस ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, आपको उस टाइम पे कोई जरूरत पड़ रही है तो 10 लाख रुपए का लोन मिल जाता था आसानी से इसमें। लेकिन अभी जो है ये शायद चेंज कर दिए हैं। आई थिंक 5 लाख को 10 लाख कर दिया, 10 लाख को 20 लाख कर दिया, और 50,000 को 1 लाख कर दिया है, जहां तक मेरे ध्यान है। बट एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तरुण का तो मेरे को ध्यान है इसका 20 लाख कर दिया है आज, और 5 लाख का आई थिंक 10 लाख कर दिया, और 50,000 का 1 लाख है मेरे हिसाब से। ठीक है, चेंज हुआ है इतना पता है मुझे। ठीक, तो ये भी एक स्कीम किस लिए कि अब क्या होगा, ये सारे लोग बैंक से जुड़ेंगे तो इजीली अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो रही है चीजों में, तो आप गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई है उसका आप सीधा सीधा फायदा उठ जाके उठा सकते हैं। ठीक, आपके अकाउंट में वो पैसा आएगा और आराम से आप उसका इस्तेमाल करिए जो भी आपको बिजनेस चलाना है उसमें। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको बताते हैं कि ये पेमेंट बैंक होता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है। पेमेंट बैंक होता है, देखो मैं एकदम मेंस के अकॉर्डिंग पॉइंट लिखता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत भी ना हो। एक होती है पेमेंट बैंक, एक होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैं स्मॉल एफ भी लिख देता हूँ और इधर लिख देता हूँ पेमेंट बैंक। ठीक, इनका डिफरेंस भी क्लियर करके चलता चलूंगा।
क्या है, देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होती हैं, कि जो ये छोटी मोटी बैंक नहीं होती, मतलब जस्ट लाइक जो कि आपको अ, मतलब आपको हेल्प कर देती हैं, मतलब किस वे में, जस्ट लाइक जैसे ये आरबीआई, मतलब अच्छा इसको भी छोड़ो, आप ऐसे समझो कि ये एक बड़ी बैंक के कंपैरिजन में छोटी बैंक है। जस्ट लाइक जैसे मैंने शेड्यूल वो बताई थी कि कुछ कॉमर्शियल बैंक होते हैं, शेड्यूल बैंक होते हैं। शेड्यूल बैंक जस्ट लाइक जैसे पंजाब नेशनल बैंक होगी, एसबीआई होगी, ये सब हो गया। ये शेड्यूल बैंक है, ये बड़ी बैंक है। शेड्यूल बैंक वो बैंक होती है जो कि आरबीआई एक्ट के शेड्यूल्ड में रजिस्टर्ड हो जाती है, उसको हम शेड्यूल्ड बैंक बोल देते हैं। तो वो आरबीआई के अंडर में सीधा सीधा डायरेक्टली फंक्शंस करती है, डायरेक्टली वो फंक्शन करती है। ठीक। ये जो होती हैं ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये छोटी छोटी बैंकें होती हैं, इनका इतना ज्यादा बेस नहीं होता है जितना इन बड़ी बैंक्स का होता है। ठीक। इतना बेस इनका नहीं होता है जितना ये बड़ी बड़ी बैंक रहती हैं। ठीक। अब ये बड़ी बड़ी बैंक रहती हैं तो इसमें अब बड़ी बड़ी बैंक्स हैं ये, तो अब उनका फंक्शन भी पूरा इनसे डिफरेंट होगा। ये तो छोटी बैंक है, इनका फंक्शन उनसे कम होगा और उनका फंक्शन ज्यादा होगा क्योंकि उसमें काफी ज्यादा लोग हैं। तो इसमें जस्ट लाइक जैसे मैं एग्जांपल दूं तो इसके हैं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, उज्जीवन करके हो जाती है एक बैंक है, एक है उत्कर्ष करके बैंक। आपने नाम सुने होंगे या नहीं सुने होंगे वो देख लेना। बट हाँ, ये मैंने कुछ एग्जांपल बताए, आप लोगों ने बड़ी बैंकों के नाम ही ज्यादा सुने होंगे। ठीक। बट मैं फिर भी आपको इसमें चीजें बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें करनी होती हैं। ठीक। अब इसमें क्या होता है कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती हैं, इसके लिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस भी इशू कर रखे हैं। देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत के अंदर कैटेगराइज है बैंक जो कि प्रोवाइड करती है आपको बेसिक बैंकिंग सर्विसेज, यानी कि बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं आपको। ये फुल बैंक की तरह चीजें प्रोवाइड नहीं करती हैं, बट छोटी मोटी चीजें जस्ट लाइक जैसे बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज या क्रेडिट फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक। पैसे की आपको जरूरत पड़ गई है तो उस टाइम पे आपको कुछ क्रेडिट प्रोवाइड कर दिए। बेसिकली इसके अंदर में ये अधिकतर जो चीजें प्रोवाइड करते हैं ये स्मॉल बिजनेसेस को या एमएसएमईज वगैरह इन सबको ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, ये पैसा वगैरह ये सब। ठीक। ये कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर वगैरह को भी कर देते हैं। तो ये रेगुलेट तो आरबीआई के द्वारा ही करी जाती है और इनको भी सीआरआर और एसएलआर रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये चीजें नहीं करनी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करके रखना होता है। ये भी ध्यान रख लेना, कई बार पूछ लिया जाता है क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक को इन सीआरआर एसएलआर रखने की जरूरत है। एग्जैक्टली इनको जरूरत है, बस वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है और कुछ नहीं होता है। वर्किंग में क्या डिफरेंस हो जाता है वो हम बता देते हैं। ठीक। ओके। तो इसको अगर आप अगर कोई खोलना चाहे इस छोटी बैंक को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को, इसको वो पर्सन भी खोल सकता है जिसको 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो बैंकिंग में और फाइनेंस में एक सीनियर लेवल पे। ठीक। वो इसको आसानी से खोल सकते हैं। ये एक तरीके से एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं। ठीक। मतलब जस्ट लाइक जो आपको एक क्रेडिट प्रोवाइड कर देते हैं। इसको खोलने के लिए आपको ओनली 200 करोड़ रुपए का एक मिनिमम पेड अप कैपिटल की जरूरत होती है, यानी कि 200 करोड़ रुपए का तो आपका होना ही चाहिए इतना। ठीक। वरना आप कैसे बैंक को चला पाएंगे, 200 करोड़ रुपए का आपका पेड अप कैपिटल होना चाहिए। पेड अप कैपिटल वगैरह क्या होता है ये मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी हम शेयर मार्केट वाला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इन डिटेल बात करूंगा मैं। लेकिन सिंपल ऐसा समझो कि सर मिनिमम 200 करोड़ रुपए होने चाहिए अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग का चीजें करनी है तो। ठीक। अब हल्का सा अगर मैं पेमेंट बैंक के बारे में बताऊं तो पेमेंट बैंक जस्ट लाइक जैसे आपको पता होगा कि सर पेटीएम ने चालू कर दिया था, पेटीएम ने क्या कर दिया था, पेटीएम पेमेंट बैंक चालू कर दिया था। एयरटेल ने अपनी एक अलग से बैंक चालू कर दी थी। तो ये छोटी मोटी पेटीएम पेमेंट बैंक है। ठीक। ये पेमेंट बैंक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सर इन दोनों में डिफरेंस जो है वो सिंपल इतने से डिफरेंस है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक तो क्रेडिट फैसिलिटी वो क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकती है, क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकती है। बट ये जो पेमेंट बैंक है ये इशू नहीं करती है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करती है। अगर किसी ने पेटीएम पेमेंट बैंक चलाई हो तो आपने देखा होगा वो सिर्फ डेबिट कार्ड इशू करती है, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करती है। चलाया है सप्तऋषि जी पेटीएम पेमेंट बैंक? अभी तो बंद हो गया है, उस हाँ पर कुछ सर। अभी अभी चलाया है? तो नहीं सर, अभी तो नहीं चलाया सर। पहले कभी चलाया है पेटीएम नहीं पेमेंट नहीं। बैंक? नो सर। ओके। पेटीएम चलाते हो? नहीं सर, मैं मेरा जीपे है सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लोगों जो भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं अगर उन्होंने देखा हो तो पेटीएम पेमेंट बैंक चलता था जो कि बाद में अभी बंद हो गया है, क्योंकि चलो बंद हुआ क्यों हुआ वो तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन हाँ अभी बंद हो गया। तो वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता था, वो सिर्फ डेबिट कार्ड ही इशू करता था। मैंने खूब चलाया है उसके, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करी हैं उससे तो।
और क्या है कि ये जो कस्टमर कैन बी कॉन्टेक्टेड थ्रू द ब्रांच ऑफ कंपनी, यानी कि इनकी ब्रांच होती हैं। लेकिन अगर पेटीएम पेमेंट बैंक की अगर देखें तो उसकी कोई ऐसा ब्रांच नहीं थी, उसकी सिर्फ एक ही ब्रांच होती थी जो कि नोएडा में थी। बाकी आपको उसकी कुछ ब्रांच नहीं देखने को मिलेगी, आपको सिर्फ उसको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, वो मोबाइल बैंकिंग है। आप सीधा सीधा सिर्फ ही एक ही चीज है कांटेक्ट करने की, वो है आपका कांटेक्ट मोबाइल के थ्रू। बस एक ही छोटी सी ब्रांच थी उसकी नोएडा में, बस और कुछ नहीं, वहां पे और कुछ जाते भी नहीं थे। इसको मिनिमम कैपिटल की जरूरत है कितना, 200 करोड़ रुपए की। ठीक, इतना तो होना चाहिए। और पेटीएम और पेमेंट बैंक को कितना, 100 करोड़ रुपए का जरूरत है कि भाई साहब इतना आपके पास होना चाहिए। ठीक। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब और क्या डिफरेंस आता है, देखो पेटीएम जो वो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, स्मॉल, लाइन, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये क्या कर सकती हैं, आपको फिक्स्ड डिपॉजिट भी कर सकती है। ठीक, फिक्स्ड डिपॉजिट भी, जो एफडी आप बोलते हैं, एफडी का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपीज रख दिए 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद आपको जो डिफाइंड इंटरेस्ट रेट है, मान लीजिए कि 10% का है, तो आपको 5 साल बाद इन 10,000 पे इतना इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। तो आप लोगों ने कर भी रखे होंगे या आपके पेरेंट्स वगैरह ने, तो फिक्स्ड डिपॉजिट स्मॉल फाइनेंस बैंक में हो सकता है, बट इस पेमेंट बैंक में वो फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं हो सकता है। ठीक, इस चीज को ध्यान रख लेना है, ये नहीं हो सकता है। और ये जो स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये ऑब्वियसली बात है, ये तो लोन ही प्रोवाइड कराएगी, इसका नाम तो सीधा ही है स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो लोन तो ये प्रोवाइड कराएगी। बट ये जो पेमेंट बैंक होती है, ये लोन आपको प्रोवाइड नहीं कराती हैं, ये सिर्फ छोटी मोटी हल्की सी बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है। क्या, कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया, आप किसी को भेज दीजिए, आपके पास डेबिट कार्ड है, नथिंग, बस इसके अलावा और कुछ ज्यादा ही करती ही नहीं है। ठीक, इसलिए शेड्यूल बैंक में नहीं है, क्योंकि शेड्यूल शेड्यूल बैंक यानी कि पूरा एकदम प्रॉपर फंक्शनिंग करना। ठीक, ये ऐसी ही छोटी मोटी बैंक थी, वो सिंपल की, जस्ट लाइक जैसे आप अपनी सेविंग कर लो, अकाउंट खोल लिया, अब पेटीएम चला रहे हैं, पेटीएम में आपने पेटीएम बैंक का अकाउंट खोल लिया, पैसे मंगाने हैं पैसे मंगा लीजिए, सारी चीजें, तो वो उस लेवल पे वर्क नहीं करती है जिस हिसाब से आपका ये पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक, ये सारी चीजें करती थी। ठीक, ओके, चलिए, इस आई होप कि आपको ये चीज जो है वो इसमें क्लियर हुआ होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस बेसिकली होता है, इन पेमेंट बैंक में और इनमें। ओके, चलिए नेक्स्ट। और इसमें हमारा क्या टॉपिक बच रहा है, एक हल्का सा मैं एनबीएफसी के बारे में बता देता हूँ। एनबीएफसी क्या होती हैं, एनबीएफसी, एनबीएफसी सबसे सीधी फुल फॉर्म क्या हो सकती है इसकी, एनबीएफसी बताइए। डोंट नो सर। ओके, नो इशू। देखो, एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एंड व्हाट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये जो बैंक, ये जो कंपनीज होती हैं, या ये जो कंपनीज मतलब बेसिकली, आपने ये सुना है मुथूट फाइनेंस सुना है, मुथूट हाँ फाइनेंस सर, वगैरह, मुथूट या कोई फाइनेंस भी का नाम आपको, सुना है सर। आपने कोई ऐसी बैंक्स वगैरह भी सुनी होंगी जो सिर्फ आपको लोन प्रोवाइड करती हैं, जो कहती हैं कि इतने रुपए लेके आप जा सकते हो, मतलब आपने नहीं देखा, जो कि आपको क्रेडिट फैसिलिटीज देती हैं, मतलब यार छोटे मोटे हर एक लोकल लेवल पे हो जाती हैं कई सारी बैंक। मैं और आपके यहाँ पे बजाज फाइनेंस सुना है, बजाज फाइनेंस सुना होगा, टाटा कैपिटल लिमिटेड सुना है, फ्री ट्रांसपोर्ट, एल एंड टी फाइनेंस, ये जितनी भी है ना, ये आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। जस्ट लाइक जैसे आपने कभी आदित्य बिरला फाइनेंस सुना होगा, आदित्य बिरला आप देखते होंगे, ठीक है। कभी एक हीरो कॉर्प करके आता है, हीरो कॉर्प, ये क्या करती हैं, ये आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह देती हैं, आपको लोन वगैरह दे देते हैं। इसके अलावा आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में सुना होगा, M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में सुना होगा, बजाज फाइनेंस के बारे में सुना होगा, बजाज फाइनेंस सुना है कि नहीं सुना है बजाज फाइनेंस के बारे में, टाटा कैपिटल के बारे हाँ में सर, सुना होगा। सुना है सर, बजाज फाइनेंस।
टाटा कैपिटल के बारे में सुना, ये सब क्या है? ये सारी एनबीएफसी हैं। अब ये एनबीएफसी हैं तो इनका काम क्या है सर? व्हाट इज एनबीएफसी? ये प्रॉपर बैंक नहीं है। ये प्रॉपर में बैंक है ही नहीं, ये सिर्फ आपको लोन प्रोवाइड करने के लिए है। ये बैंक नहीं है, ध्यान रखना। ये जितनी भी बजाज फाइनेंसर या कुछ भी है ऐसा, ये बैंक नहीं है। ये सिर्फ आपको प्रोवाइड करती हैं लोन्स। ये अपना बेनिफिट देखते हैं। क्यों लोन प्रोवाइड करते हैं सर? एनबीएफसी है, एनबीएफसी है, एनबीएफसी ने किसी पर्सन ने लोन लिया। कई बार ये बोलते हैं ना कि देखो, आपको अगर बैंक से लोन नहीं मिल रहा है तो हम आपको लोन दे देंगे। बैंक से लोन नहीं मिलता है किसी एक पर्सन को, तो वो क्या करता है? एनबीएफसी के पास जाता है। एनबीएफसी क्यों लोन देती है? क्योंकि ये मान लीजिए इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, ये 10% पे लोन दे रही हैं, तो इनको तो 10% मिल रहा है ना, इनको इंटरेस्ट काफी अच्छा आ रहा है। ठीक। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि सर ये एनबीएफसी कैसे 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 लोगों को लुभाती हैं। देखो, कभी आपने लोन लेने गए हैं? लोन लेने में कोई दिक्कत ही नहीं है। लोन लेने जाते हैं कभी आप बैंक से, तो आपने कभी देखा है वो सिविल स्कोर चेक करते हैं? सिविल स्कोर के बारे में कौन कौन जानता है? सिविल स्कोर सुना है? बैंक से अगर आप कभी भी लोन लेने जाएंगे तो वो आपका सिविल स्कोर चेक करेगा। सिविल स्कोर का मतलब ये होता है, सिविल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना, जो कि आपका एक स्कोर बताती है। सिविल कोई एक स्कोर नहीं होता, सिविल एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए मैंने यहाँ पे सिविल स्कोर पहले लिख दिया, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि कई बार लोगों को काफी कंफ्यूजन है। सिविल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका क्रेडिट स्कोर बताती है। ठीक है, वो आपका क्रेडिट स्कोर बताती है। लेकिन जब हम बार बार काफी चीज को बार बार बोलते हैं तो वो सिविल स्कोर ही बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें भी, बोलने में भी। ठीक। तो सिविल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपका क्रेडिट स्कोर बताती है। ये क्या होता है? ये होता है कि इफ अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लिया है तो आपने उसका रीपेमेंट कितने टाइम पे करा है, वो आपका क्रेडिट स्कोर बताता है। ठीक। कि इसकी जो रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब जैसे मान लेते हैं कि 700 प्लस आपका चल रहा है तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। उससे अगर नीचे है तो आपने कोई लैप्स करे हैं, आपने क्या करा है, आप डिफॉल्ट करे हैं पेमेंट को, आपने ईएमआई टाइम से नहीं दी है। और अगर आपका रेड जोन में चल रहा है 400, तो इसका मतलब आपने पेमेंट ही नहीं दिया है बैंक को, आपने लोन ले लिया उसको रिटर्न ही नहीं करा है। ठीक। तो ये जो क्रेडिट स्कोर है वो पता चलता है आपके पैन कार्ड से। आपका पैन कार्ड नंबर डाल दिया जाता है, उससे पूरा एकदम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, सारी चीजें उसमें रहती हैं, तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर पता चल जाता है। ठीक। कि आपका कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। तो क्रेडिट स्कोर किससे पता चलता है? सिविल, सिविल एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी तरह काफी और ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इक्विफैक्स वगैरह करके, लेकिन बैंक सबसे ज्यादा रिलाई करती है इस सिविल ऑर्गेनाइजेशन पे कि हाँ ये जो सिविल है ये काफी अच्छा बताती है। ठीक। तो ये सिविल, अब कई बार क्या होता है कि कुछ बैंक ऐसे रिजिड हो जाती हैं लोन देने पे, जस्ट लाइक जैसे एसबीआई है, वो कई बार अपने रिजिड पॉलिसी के कारण अपना उन्होंने क्रेडिट स्कोर डिफाइन कर रखा कि भाई इससे नीचे हम पेमेंट नहीं देंगे। अब वहां से भाई पर्सन जो है वो थक हार के उसको लोन नहीं मिलता है, काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ लैब्स वगैरह आ जाते हैं, तो एनबीएफसी बोलती है कि अरे इधर आओ, टेंशन ना लो, हम आपको लोन दे देंगे। लेकिन इनका क्या रहता है, इनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा रहता है और इनका टेन्योर भी कई बार कम रह जाता है। पेमेंट तो ये चलो दे देते हैं जैसे तैसे करके, बट हाँ, चेक तो ये भी करते हैं सिविल स्कोर, बट ये फायदा उठा लेते हैं। ठीक। कई बार क्या होता है, वही है ना कि मजबूरी का फायदा उठाने के लिए हर कोई है। तो ये जो एनबीएफसीज हैं, अब इनको रेगुलेट भी करा जाता है। इनको रेगुलेट कैसे करा जाता है सर? ये रजिस्टर्ड होती हैं आपके किसके अंदर में? कंपनीज एक्ट के अंदर में। कंपनीज एक्ट के अंदर में, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर में ये रजिस्टर्ड होती हैं। कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में ये रजिस्टर्ड होती हैं। ये कुछ भी एक बैंकिंग की तरह फंक्शन नहीं करती हैं। ये आपको कोई चेक इशू नहीं कर सकती हैं, ये आपको कोई चेक इशू नहीं कर सकती हैं, ये आपको कोई डीडी इशू नहीं कर सकती हैं। यहाँ पे ना ही आप आरटीजीएस कुछ कर सकते हैं, आरटीजीएस या एनईएफटी कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको क्या क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, आपको ये लोन प्रोवाइड कर रही हैं, नथिंग मोर देन दैट। ठीक। और अगर आप देखें तो इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट भी इतना नहीं हो सकता, अगर होगा भी तो वो 12 महीने से कम का होना चाहिए या मोर देन 60 मंथ्स होना चाहिए। ठीक। और जब ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेने लगी लोगों से, तो आरबीआई ने फिर इनके लिए इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड कर दिया कि भाई आप 12.5% से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फिर तो यार लोग जो काफी ज्यादा हैम्पर होने लगे। ठीक। तो 12.5% इनके लिए डिसाइड कर दिया था रिसेंटली में ही। ठीक। तो इसको ध्यान रख लेना। ओके।
अब एक और चीज इसमें मैं आपको हल्की सी बता देता हूँ। देखो बैंक के बारे में भी शायद वो पीछे ध्यान नहीं रहा होगा। कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि डिपॉजिट इन DICGC, DICGC, DICGC एक ऑर्गेनाइजेशन है। DICGC, DICGC, ये बेसिकली क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। कई बार कोई एक बैंक दिवालिया घोषित हो जाती है। मान लीजिए कि कोई एक बैंक है, जस्ट लाइक जैसे यस बैंक है, वो पूरी तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है और वो पूरा एकदम बैंकरप्ट हो गया है। बट इसके अंदर में जिन लोगों का पैसा है, अब उनको तो भाई पैसा चाहिए ना। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से उनको क्या दे देती है, पहले 1 लाख रुपए देती थी कि चलो आपका कितना भी पेमेंट है 1 लाख रुपए तक हम आपका कर देंगे। ठीक। और उसके अलावा क्या करते हैं, अब क्या कर दिया, इस पेमेंट को बढ़ा के 5 लाख कर दिया है। ठीक। अब आप बोलेंगे सर किसी के बैंक में अगर 1 लाख रुपए ही नहीं रहे हैं, उसके में 10,000 रुपए हैं, तो क्या उसको भी 5 लाख मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो पूरी एक टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड है। ठीक। तो गवर्नमेंट आपको क्या करती है कि जस्ट लाइक जिससे कि लोगों का विश्वास भी बना रहे, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली चीज मैं कह रहा हूँ, कि कल को अगर लोग ये सोचने लगे कि अगर ये बैंक डूब गई या बैंक करप्ट हो गई तो हमारे पैसे तो इसमें खत्म हो जाएंगे। अब जब खत्म हो जाएंगे तो फिर हमें श्योरिटी नहीं मिलेगी। तो 1 लाख रुपए की पहले श्योरिटी थी गवर्नमेंट की तरफ से, अब वो 5 लाख कर दिया। तो अब तो यहाँ पे मैं उसको यहाँ पे क्यों बताना चाह रहा हूँ कि NBFC जो है वो किसी भी तरीके की सिक्योरिटी में नहीं है, कि अगर आपने कुछ भी पैसा ऐसा तो आप इसमें सिक्योर्ड नहीं है। एनबीएफसीज का पैसा नहीं देती है एनवी, वो जो सिर्फ गवर्नमेंट है वो शेड्यूल्ड बैंक का ही पैसा देती है, जिसका भी कस्टमर है। मतलब जस्ट लाइक जैसा PNB के कस्टमर है, अगर कल को उसको कोई दिक्कत आ जाती तो आपको गवर्नमेंट 5 लाख रुपए तक देगी। ठीक। उसके अलावा वैसे RBI भी चीजें टैकल डाउन करने की कोशिश करती है। जस्ट लाइक जैसे एक लक्ष्मी विलास बैंक थी महाराष्ट्र के अंदर में, अब क्या करती है, जस्ट लाइक अभी महाराष्ट्र में लक्ष्मी विलास बैंक थी, तो उसकी खस्ता हालत हो गई थी। वो तो यस बैंक की भी गई थी, लेकिन उसने क्या करा, उसने उस इन चीजों को संभाला। उन चीजों को कैसे संभाला मैं आपको बताता हूँ। लक्ष्मी विलास बैंक थी, विलास बैंक थी। अब क्या करती है कि RBI को पता चल गया भाई इनकी तो खस्ता हालत होने लगी है, ये तो पूरा बैंकरप्टी की कगार पे आ गए हैं, लोग तो विश्वास करना कम कर देंगे। तो RBI आती है, इनको इनका पूरा सिस्टम अपने अंडर में ले लेती है। RBI इनका पूरा सिस्टम अंडर में ले लेती है। वो अंडर में क्यों ले लेती है, उसके पास है एक फ्रेमवर्क PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव मेजर्स, ये PCM जो भी आप बोलो। ठीक। तो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव मेजर्स के अंदर में RBI उस पूरी बैंक को अपने अंडर में ले लेती है और उसकी काफी सारी चीजों को लिमिटेड कर देती है। जस्ट लाइक कि लोग उसका पर डे इतने रुपए ही निकाल पाएंगे। जस्ट लाइक उन्होंने डिसाइड कर दिया कि 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। बैंक कोई भी अगर फंक्शन करेगी तो RBI के बिना पूछे के नहीं करेगी, अगर किसी को लोन देगी तो बिना इसके परमिशन के नहीं होगी। हर एक चीज पे लगाम लगा दी जाती है RBI के द्वारा। क्यों? क्योंकि यार वो एकदम पूरी तरीके से एकदम बैंक की कगार पे आ गई है। लोगों का विश्वास कम हो जाएगा, लोगों का पैसा है उसके अंदर में, तो इसलिए RBI उन सबको अंडर में लेती है, ताकि वो चीजें एक बेहतर वे में चल सके। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, आपको मैं यहाँ पे क्या और बता रहा था। तो NBFC वगैरह के साथ ये सारी चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि ये तो एक क्रेडिट बैंक है ना, ये तो आपको एक क्रेडिट प्रोवाइड करा रही है। ठीक। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। और इनका जो एसेट साइज जो होता है वो लगभग 500 करोड़ या उससे ज्यादा का आपको देखने को मिला था अभी लास्ट ऑडिट जब करा गया है इन बैंक्स का। ठीक। तो ये सिर्फ आपकी एक क्रेडिट प्रोवाइड कराती है। ओके। जो NBFCs है, ये पूरी तरीके से बैंकिंग की तरह फंक्शन नहीं करती है। चलिए। ओके। अब और क्या टॉपिक रह गया है इसके अंदर में? आई थिंक मैक्सिमम मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। एक बार मुझे देखने दे दीजिए कि कुछ तो और नहीं रह गया। मेरे हिसाब से मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम क्या मैं सारे ही कवर कर दिया हूँ। हाँ, बस 2 चीजें रह गई हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो YouTube के लिए भी और वैसे भी आपके लिए भी कामगार रहेगी।
उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। एक है निधि, निधि चिट निधि, और एक चिट फंड। आपने नाम सुना होगा, चिट फंड सुना है आपने? चिट फंड स्कैम भी सुना होगा आपने। निधि, सहारा ग्रुप वगैरह, ध्यान है कुछ सहारा ग्रुप का स्कैम वगैरह? हाँ सर। हाँ सर। इसकी एक पूरी स्टोरी आप लोगों को बतानी पड़ेगी, तो मैं ये निधि और चिट फंड दोनों उसी स्टोरी में कवर करूंगा। वरना आपका चैप्टर नंबर 12 पूरी तरीके से फिनिश हो गया है रमेश सिंह से। कल हम न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ, निधि एंड चिट फंड के लिए एक मैं पूरी एक स्टोरी सी करूंगा। मतलब क्योंकि ये पूरा एक बड़ा स्कैम है, तो इसको एकदम स्टोरी के फॉर्म में बताना चाहता हूँ मैं। अभी अगर बताने लगूं तो फिर वो मजा नहीं आएगा। एक स्टोरी के फॉर्म में बताएंगे इसको कि किस तरीके से सहारा ग्रुप ने चीजें करी। ठीक है। तो ये दो चीजें रह गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं अलग से वीडियो में कवर करूंगा। बाकी चैप्टर नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गया है। और पता नहीं कितने मिनट का लेक्चर हुआ होगा। ठीक। चलिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे रमेश सिंह बुक का। बैंकिंग इन इंडिया में पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आपको पता है इस बैच की फीस क्या है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।